हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेस अजमेर। तो गाइस आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आज अपन नई क्रॉप के साथ आए हैं। आज अपन पढ़ेंगे धान। धान के बारे में आज अपन सभी चीजें देखेंगे। धान क्या होता है, क्या बॉटनिकल नेम है, क्या नहीं है। आज धान के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो वीडियो को देखने से पहले लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो इसी चैनल पर डालते रहते हैं और रोजाना हमारी क्लास डल रही है। तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब। का बॉटनिकल नेम, धान अपन बोलते हैं चावल को। तो धान का जो बॉटनिकल नेम होता है, तो धान का बॉटनिकल नेम वो होता है ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइवा धान का बॉटनिकल नेम होता है ओराइजा सेटाइवा। बात करते हैं इसको उत्पत्ति स्थान की। धान का उत्पत्ति स्थान होता है दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया धान का उत्पत्ति स्थान होता है दक्षिण पूर्वी एशिया। बात करते हैं धान के फल के प्रकार की। तो धान का जो फल का प्रकार होता है वो होता है कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस बात करते हैं अपन धान के फल के प्रकार होता है कैरियोप्सिस। अगला पॉइंट आता है अंकुरन। धान के अंदर अंकुरन पाया जाता है, वो पाया जाता है हाइपोजियल अंकुरन। धान के अंदर हाइपोजियल अंकुरन पाया जाता है। बात करते हैं परागण की। परागण होता है स्वपरागण। परागण होता है स्वपरागण। धान के अंदर स्वपरागण पाया जाता है। और बात करते हैं अपन धान के अंदर गुणसूत्रों की। 24 2n बराबर 24। धान के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 24 होती है। बात करते हैं धान के अंदर प्रोटीन। तो धान के अंदर प्रोटीन पाई जाती है, वो पाई जाती है 6 से 7% प्रोटीन पाई जाती है धान के अंदर। बात करते हैं अपन प्रोटीन के बाद में अगला पॉइंट आता है अपना वसा। धान के अंदर जो वसा पाई जाती है वो पाई जाती है 2.5% धान के अंदर वसा पाई जाती है। उत्पत्ति स्थान होता है दक्षिण पूर्वी एशिया। फल का प्रकार कैरियोप्सिस। अंकुरन हाइपोजियल। परागण स्वपरागण। 2n बराबर होते हैं 24। बात करते हैं धान के अंदर पुष्पक्रम की। तो धान के अंदर जो पुष्पक्रम पाया जाता है वो पाया जाता है ओपन पेनिकल। धान के अंदर जो पुष्पक्रम पाया जाता है वो पाया जाता है ओपन पेनिकल। तो अगला पॉइंट आता है अपना पुष्पक्रम। तो बात करते हैं पुष्पक्रम की। पुष्पक्रम तो धान के अंदर जो पुष्पक्रम पाया जाता है वो पाया जाता है ओपन पेनिकल। ओपन पेनिकल धान के अंदर पुष्पक्रम पाया जाता है। तो ये तो हो गई इसके बारे में सामान्य जानकारी। बात करता हूं मैं, डबल स्टार करके लिखो। धान के अंदर एरेनकाइमा। धान के पौधे में धान के पौधे में एरेनकाइमा एरेनकाइमा ऊतक पाया जाता है। एरेनकाइमा ऊतक पाया जाता है जो जिसके कारण O2 का ऑक्सीजन पत्तियों द्वारा लेता है। पत्तियों द्वारा लेता है। तो बात करते हैं धान के अंदर एरेनकाइमा ऊतक पाया जाता है जिसके कारण क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो पत्तियों के द्वारा ग्रहण करता है धान का पौधा। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। बात करते हैं अपन धान की प्रजाति भारत के अंदर कितनी पाई जाती है। तो भारत के अंदर धान की प्रजाति पाई जाती है 24। धान की 24 प्रजाति भारत के अंदर पाई जाती है, जिनमें से अपन दो प्रजातियों बोने योग्य है। दो प्रजाति खेती या कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। कृषि के लिए उपयुक्त है। 24 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से 2 प्रजाति खेती के लिए उपयुक्त है। अब देखते हैं वो 2 प्रजाति कौन कौन सी हैं जो खेती के लिए उपयुक्त है। तो बात करते हैं ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा जो सेटाइवा है वो भारतीय एशिया के अंदर बोया जाता है। तो धान की जो प्रजाति है एक तो है ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइवा और दूसरी है वो है ओराइजा
ओराइजा ग्लोबेरिमा, ग्लोबेरिमा। तो जो धान की दो जाति है ये ओराइजा सेटाइवा और ओराइजा ग्लोबेरिमा, ये दो जाति बोई जाती है, बुवाई के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यह भारत के अंदर, यह भारत तथा एशिया में बुवाई की जाती है। इसकी क्या होता है, भारत के अंदर तथा एशिया के अंदर इसकी बुवाई की जाती है ओराइजा सेटाइवा की। बात करते हैं ओराइजा ग्लोबेरिमा की, तो यह है अफ्रीका में, अफ्रीका में बुवाई की जाती है। ओराइजा ग्लोबेरिमा जो है इसकी बुवाई अफ्रीका के अंदर की जाती है। ओराइजा सेटाइवा जो है इसकी बुवाई भारत के अंदर की जाती है। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि जो धान जो है इसकी दो दो प्रजाति बोने योग्य है। एक तो है ओराइजा सेटाइवा, एक है ओराइजा ग्लोबेरिमा। बात करते हैं ओराइजा इंडिका, ओराइजा इंडिका। एक आती है ओराइजा, ओराइजा जेपोनिका। एक आती है ओराइजा जेबोनिका, ओराइजा जेबोनिका। ओराइजा इंडिका जो है यह इंडिया के अंदर उगाई जाती है, इंडिया। ओराइजा जेपोनिका है यह जापान के अंदर उगाई जाती है। ओराइजा जेबोनिका जो है यह इंडोनेशिया के अंदर उगाई जाती है और यह है धान की जंगली वैरायटी है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। और यह जो है जंगली प्रजाति है। धान की बात करते जंगली प्रजाति कौन सी है, तो धान की जंगली प्रजाति है वो है ओराइजा जेबोनिका। यह जो है इंडोनेशिया के अंदर उगाई जाती है और धान की जंगली प्रजाति है। तो ये चीज, ये तीनों भी अपने को ध्यान होनी चाहिए। ओराइजा इंडिका जो है वो इंडिया के अंदर उगाई जाती है। ओराइजा जेपोनिका जो है वो जापान के अंदर उगाई जाती है। ओराइजा जेबोनिका जो है वो इंडोनेशिया के अंदर उगाई जाती है। लेकिन धान की कौन सी वेरायटी है, वो है जंगली प्रजाति है, जंगली। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट आता है, अपन बात करते हैं जलवायु तथा मृदा की, जलवायु एवं मृदा। तो अगला पॉइंट आता है जलवायु एवं मृदा। धान के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त मानी जाती है, धान कौन सी फसल में उगाया जाता है, कौन से सीजनल क्रॉप है धान, तो वो देखते हैं। तो जलवायु एवं मृदा अगला पॉइंट आता है, जलवायु एवं मृदा। तो बात करते हैं अपन C3 पादप है, C3 पादप है, SDP पौधा है, SDP पादप है, खरीफ ऋतु की फसल है, खरीफ ऋतु की फसल। तो बात करते हैं जलवायु की, तो C3 पादप है, SDP पादप है, खरीफ ऋतु की फसल है। SDP का मतलब होता है शॉर्ट डे प्लांट, LDP का मतलब होता है लॉन्ग डे प्लांट। बात करते हैं इसके अंदर तापमान की, तापमान। तो बात करते हैं इसके अंदर अंकुरन के लिए तापमान, अंकुरन के लिए तापमान। तो अंकुरन के लिए तापमान माना जाता है, वो माना जाता है 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड अंकुरन के लिए तापमान माना जाता है। इसके लिए सामान्य तापमान की बात करते हैं, सामान्य तापमान, सामान्य तापमान वो माना जाता है, वो आया है 21 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके लिए करते अगला पॉइंट आता है पकने के लिए तापमान, पकने के लिए तापमान। तो पकने के लिए तापमान होता है, वो होता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला पॉइंट आता है पुष्पन के लिए तापमान, पुष्पन के लिए तापमान, तापमान। तो पुष्पन के लिए तापमान होता है, वो होता है 26.5 से 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके लिए तापमान अपने को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तापमान से क्वेश्चन आता है और आता रहता, हमेशा आता रहता तापमान से क्वेश्चन।
बात करते हैं अंकुरन के लिए तापमान, तो अंकुरन के तापमान होता है वो होता है 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। सामान्यतः तापमान होता है वो होता है 21 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करते हैं पकने के लिए तापमान वो होता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करते हैं पुष्पन के लिए तापमान वो होता है 26.5 से 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसके लिए तापमान होता है। बात कर लेते हैं इसकी मृदा की। धान के लिए जो उपयुक्त मृदा मानी जाती है वो मानी जाती है चिकनी या काली, चिकनी या काली व दोमट मृदा। दोमट मृदा उपयुक्त मानी जाती है। तापमान की मृदा की बात कर लेते हैं। मृदा मानी जाती है उपयुक्त चिकनी या काली व दोमट मृदा उपयुक्त मानी जाती है। बात कर लेते हैं कौन मृदा के लिए पीएच कितना उपयुक्त माना जाता है, वो माना जाता है 6 से 7 पीएच मृदा उपयुक्त माना जाता है। इसमें है हल्की अम्लीय व हल्की क्षारीय उदासीन मृदा है, इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो ये हो गई जलवायु एवं मृदा की बात। बात करते हैं जैव उर्वरक की, तो इसके अंदर जो जैव उर्वरक उपयोग किया जाता है वो किया जाता है एजोला तथा बीजीए। बीजीए की फॉर्म होती है ब्लू एल्गी ब्रूम, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो बात कर लेते हैं जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक। तो धान के लिए जो जैव उर्वरक उपयोग किया जाता है वो किया जाता है एजोला, एजोला या बीजीए। बीजीए है ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल जिसे अपन बोलते हैं, कोष्टक में लिख लो नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। तो ये तो इसके अंदर वो किए जाते हैं, जो भी ये जैव और बायो फर्टिलाइजर उपयोग किए जाते हैं एजोला तथा बीजीए। बीजीए की फुल फॉर्म होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी या बोलते हैं नील हरित शैवाल, ये इसके अंदर उपयोग किए जाते हैं। बात करते हैं इसके बीज दर की। बीज दर, तो बात करता हूं मैं बीज दर की ब्रॉडकास्टिंग के लिए। एक तो अपन छिड़काव के द्वारा बीज दर देख लेते हैं, तो बात करते हैं इसकी ब्रॉडकास्टिंग के लिए। ब्रॉडकास्टिंग कास्टिंग के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए बीज दर होती है वो होती है 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ब्रॉडकास्टिंग मतलब छिड़काव के थ्रू अगर अपन बो रहे हैं तो उसके लिए बीज दर रखेंगे अपन 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ब्रॉडकास्टिंग के लिए बीज दर रखते हैं। बात करते हैं सीडलिंग के लिए। सीडलिंग, सीडलिंग के लिए बीज दर, बीज दर बात करते हैं तो वो होती 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सीडलिंग मतलब मशीन से बुवाई कर रहे हैं तो उसके लिए बीज दर रखेंगे 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बात करते हैं सीधी बुवाई के लिए। सीधी बुवाई के लिए, बुवाई के लिए बीज दर, सीधी बुवाई के लिए बीज दर रखते हैं वो रखते हैं 80 से 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सीधी बुवाई के लिए बीज दर रखते हैं 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बात करते हैं बीज की गहराई की। बीज की गहराई, गहराई वो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। बीज को अपन जमीन के 2 से 3 सेंटीमीटर के अंदर डालते हैं तो बीज की गहराई रखते हैं 2 से 3 सेंटीमीटर। बात करते हैं धान के अंदर गहरी जुताई करने पर क्या समस्या आती है। धान के अंदर गहरी जुताई से बुवाई करने से धान की जो कल्ले हैं, टीलर हैं, टीलर नहीं कम उग पाते हैं। तो ये पॉइंट भी लिख लो डबल स्टार करके। धान को, धान को गहरी जुताई, गहरी जुताई से बोने पर, बोने पर टीलर, टीलर या अपन बोलते हैं कल्ले, कल्लों का निर्माण नहीं हो पाता है। तो धान के अंदर जब गहरी जुताई करके अपन धान बोते हैं तो वहां क्या समस्या आते हैं, जो भी कल्ले फूटते तो कल्लों का निर्माण नहीं हो पाता धान के अंदर। तो इस वजह से जो अपन को धान के अंदर जो बीज की गहराई रखनी चाहिए वो रखनी चाहिए 2 से 3 सेंटीमीटर। बीज में पौधे एक जो हेल जो अपन बोलते हैं गड्ढा जो बोलते हैं, गड्ढे के अंदर कितने पौधे लगाते हैं तो वो देखते हैं। तो पौधारोपण से, पौधारोपण में, पौधारोपण करने पर
2 से 3 पौधा प्रति हिल। हिल का मतलब है यहाँ पे गड्ढा। अगर ये एक हिल में जब अपन नर्सरी से पौधा रोपण करेंगे खेत के अंदर, तो वहां क्या करेंगे, एक गड्ढे के अंदर 2 से 3 पौधा एक गड्ढे के अंदर बोएंगे। इससे क्या होगा, अगर एक पौधा नष्ट हो जाएगा तो दूसरा पौधा उगेगा, दूसरा हो जाएगा तीसरा उगेगा, तो 2 से 3 पौधा अपन प्रति गड्ढे के अंदर बोएंगे। तो ये है पौधारोपण करने पर 2 से 3 पौधा प्रति हिल, एक गड्ढे के अंदर 2 से 3 पौधे बोते हैं। तो ये भी अपने को ध्यान रखने। बात कर लेते हैं अंतराल की। अंतराल अंतराल या बोलते हैं अपन R/P। तो R/P होती है रो से रो की दूरी, प्लांट से प्लांट की दूरी, वो होती है 20 से 10 सेंटीमीटर। R/P होती है, वो होती है 20 से 10 सेंटीमीटर। 20 जो होती है वो रो से रो की दूरी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है वो प्लांट से प्लांट की दूरी होती है। ये तो पडलिंग है खेत की बार बार जुताई करने पर मृदा को लेह रूप में बना ले। लेह का मतलब है गारा रूप में बनाने की क्रिया पडलिंग कहलाती है। पडलिंग क्या है, खेत में बार बार जुताई करने पर मृदा को लेह तथा गारा रूप में बनाने की क्रिया को पडलिंग बोलते हैं। इससे क्या होगा, इससे ब्लड डेंसिटी कम हो जाती है मृदा। पडलिंग से लाभ क्या है, पडलिंग के उद्देश्य क्या क्या है। तो पडलिंग के उद्देश्य नंबर 1 आता है पानी के नुकसान को बचाना। और बात करते हैं या परकोलेशन द्वारा होने वाले नुकसान को बचाना। और नंबर 2 आता है, वो आता है ब्लड डेंसिटी बढ़ जाती है, बीडी बढ़ जाती है। परकोलेशन से क्या होता है, एक तो अपन पानी के नुकसान को बचाते हैं, या अपन बोलते हैं परकोलेशन द्वारा होने वाले नुकसान को बचा लिया जाता है। और जो दूसरा जो आता है इसका उद्देश्य है वो है ब्लड डेंसिटी बढ़ जाती है, बीडी बढ़ जाती है। बीडी का मतलब होता है ब्लड डेंसिटी की फॉर्म में स्थूल घनत्व बढ़ जाता है, मृदा का स्थूल घनत्व बढ़ जाता है। तो ये है। अब बात कर लेते हैं बुवाई का समय। तो धान की बुवाई 3 प्रकार से की जाती है। वो की जाती है अस, अमन और बोरो। असमन, बोरो, ये 3 प्रकार हैं धान की बुवाई के लिए। तो बात करते हैं बुवाई का समय। तो इसके लिए 3 कॉलम बना लो। पहला बना लो प्रकार, दूसरा इधर लिख लो बुवाई का समय इधर लिख लो कटाई का समय। तो बात करते हैं अपन, 3 प्रकार है। पहला है अस, दूसरा है अमन और तीसरा है बोरो। अस, अमन, बोरो 3 प्रकार से बुवाई की जाती है। तो अस जो है, अस की बुवाई की जाती है, वो की जाती है मई से जून के अंदर इसकी बुवाई की जाती है। कटाई की जाती है सितंबर से अक्टूबर के अंदर, काट लिया जाता है। तो अस जो है मई से जून के अंदर बुवाई की जाती है, सितंबर से अक्टूबर माह में काट लिया जाता है। बात करते हैं अमन की। अमन वो आता है जून जुलाई में बोया जाता है। और इसकी कटाई की जाती है, वो की जाती है नवंबर से दिसंबर में इसकी बुवाई काट ली जाती है। बुवाई की जाती है जून जुलाई में, नवंबर से दिसंबर में काट लिया जाता है। बात करते हैं बोरो की। तो बोरो का बुवाई का समय वो है नवंबर से दिसंबर। और इसकी कटाई की जाती है, वो की जाती है मार्च से अप्रैल।
तो जो है बुवाई के समय जो है, तो बात करते हैं बुवाई का समय। धान की बुवाई 3 प्रकार से की जाती है। पहली की जाती है अस, दूसरी है अमन, तीसरी है बोरो। अस जो की जाती है बुवाई का समय होता है मई जून, कटाई का समय होता है सितंबर से अक्टूबर माह में। बात करते हैं अमन की। अमन की बुवाई का समय है वो है जून जुलाई, और कटाई की जाती है वो की जाती है नवंबर दिसंबर में। बात करते हैं नवंबर दिसंबर में जो बोरो है, बोरो की बुवाई नवंबर दिसंबर में, मार्च अप्रैल में कटाई कर ली जाती है। तो ये होता है इसका बुवाई का समय। ये अपने को ध्यान रखने 3 प्रकार होते हैं, अस, अमन, बोरो। और ये बुवाई का समय भी ध्यान रखना है और कटाई का समय भी ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस जो है उसके अंदर कटाई का समय क्या रखा जाता है, धान की कटाई का समय, तो वो रखा जाता है सितंबर से अक्टूबर। या कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं इससे, तो ये सारणी अपनों को याद होनी चाहिए कि कटाई के समय है तो धान की कटाई के 3 समय है, बुआई के, कटाई के। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, वो है असमन, बोरो। ये चीज अपने को पता होना चाहिए। अगला पॉइंट आता है नर्सरी की। बात करते हैं धान के अंदर नर्सरी तैयार करते हैं अपन, तो बात कर लेते हैं नर्सरी का क्षेत्रफल कितना होता है। तो अगला पॉइंट आता है इसके अंदर नर्सरी। नर्सरी तो नर्सरी के लिए बात करते हैं तो नर्सरी के जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 10 वो होता है 10%। मतलब कि 1 हेक्टेयर में जो 1 हेक्टेयर का क्षेत्रफल होता है वो होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 10% का मतलब है 1,000 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है वो होता है 10%, या अपन लिख सकते हैं 1,000 मीटर स्क्वायर। तो ये तो क्षेत्रफल होता है नर्सरी। और इधर लिख लो 1 हेक्टेयर का क्षेत्रफल होता है, 1 हेक्टेयर के लिए क्षेत्रफल, तो 1 हेक्टेयर के लिए क्षेत्रफल होता है वो होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर के लिए क्षेत्रफल माना जाता है वो माना जाता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो अपन यहाँ बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की। नर्सरी कितना क्षेत्रफल रखा जाता है, वो रखा जाता है 10%, या अपन बोलते हैं 1,000 मीटर स्क्वायर। बात करते हैं यहाँ नर्सरी। नर्सरी व खेत का अनुपात। नर्सरी में खेत का अनुपात रखा जाता है। तो नर्सरी का अनुपात होता है 1 और खेत का अनुपात होता है वो होता है 10। तो 1:10 ये नर्सरी में खेत का अनुपात होता है। 10% तो खेत होगा, 1% नर्सरी होगी। तो ये अनुपात रखा जाता है 10:1। खेत पे नर्सरी का अनुपात ये रखा जाता है 1:10, या बोलते हैं 10:1। खेत इधर कर देना, नर्सरी उधर कर देना। इनको ध्यान रखना है, अगर नर्सरी है तो वो 1% में होगी, खेत है वो 10% में होगा। ये चीज ध्यान रखना। कई बार क्या है इसको उल्टा कर देते हैं, खेत इधर लिख देते हैं, नर्सरी इधर लिख देते हैं, और फिर पूछते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या है। तो खेत जिधर आएगा उधर 10% आएगा, नर्सरी जिधर आएगी उधर 1% आएगा। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। तो नर्सरी से है ये। अब बात करते हैं इसकी नर्सरी प्रकार देख लेते। तो पहला प्रकार होता है वो होता है गीली नर्सरी। गीली नर्सरी। गीली नर्सरी में क्या होता है, इसमें 20 से 30 दिन में 20 से 30 दिन में पौधा तैयार हो जाता है। पौध तैयार हो जाती है, तैयार हो जाती है। गीली नर्सरी की पौध है वो 20 से 30 दिन में तैयार हो जाती है। दूसरी नर्सरी आती है वो आती है सूखी नर्सरी। सूखी नर्सरी। सूखी नर्सरी की जो पौध है वो 25 से 30 दिन में 30 दिन में पौध तैयार हो जाती है। पौध तैयार हो जाती है, हो जाती है। तो जो है नर्सरी के प्रकार है, गीली नर्सरी 20 से 30 दिन के अंदर पौध तैयार हो जाती है। सूखी नर्सरी 25 से 30 दिन के अंदर पौध तैयार हो जाती है। अब बात करते हैं एक आती है डेपोंग विधि। तो डेपोंग विधि जो है वो एक नर्सरी की विधि है। तो डेपोंग विधि की खोज किसने कहाँ की गई थी, तो वो देखते हैं। तो अगली आती है, एक लिख लो यहाँ पे टर्म आती है डेपोंग विधि। डेपोंग विधि। बात करते हैं डेपोंग विधि। तो डेपोंग विधि है, यह है नर्सरी तैयार करने की विधि है। नर्सरी तैयार करने की विधि है, तैयार करने की विधि है। डेपोंग विधि जो है वो नर्सरी तैयार करने की विधि है। और इसकी खोज की बात करते हैं तो इसकी खोज खोज IRRI इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है फिलीपींस
मनीला, फिलीपींस मनीला में इसकी खोज हुई थी। तो नर्सरी ड्रैपोंग विधि है, इसकी खोज हुई थी IRRI, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस मनीला के अंदर इसकी खोज हुई थी। बात करते हैं इसके लिए क्षेत्रफल, तो इसके लिए क्षेत्रफल वो होता है 20 से वो होता है 25 से 30 मीटर स्क्वायर इसके लिए क्षेत्रफल रखा जाता है। और पौध तैयार 10 से क्या होता है 11 से 13 दिन के अंदर पौध तैयार हो जाती है। ड्रैपोंग विधि है, इसके अंदर 11 से 13 दिन के अंदर पौध तैयार हो जाती है। बात कर लेते हैं बीज दर की। तो ड्रैपोंग विधि के अंदर जो बीज दर यूज करते हैं वो करते हैं 3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। 3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के अंदर इसके अंदर अपन बीज दर देते हैं और 11 से 13 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। तो ड्रैपोंग तो अगली एक और आती है, वो आती है SRI, या अपन बोलते हैं श्री विधि। तो श्री विधि है, यह भी एक नर्सरी तैयार करने की विधि है। इसकी खोज मेडागास्कर में हुई। इसकी खोज मेडा में हुई। खोज करता है वो है हेनरी डी लाउलिन इसके खोज करता है। बात करते हैं इसके क्षेत्रफल होता है 1%, या बोलते हैं 100 मीटर स्क्वायर इसके लिए क्षेत्रफल होता है। बात कर लेते हैं इसके बीज दर की। बीज दर होती है वो होती है 6 से 8 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर इसकी बीज दर होती है। और 10 से 11 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती, पौध तैयार हो जाती है। 10 से 11 दिन के अंदर पौध तैयार हो जाती है। तो जो श्री विधि की खोज मेडागास्कर में हुई थी। इसके खोज करता है हेनरी डी लाउलिन और क्षेत्रफल होता है 1% या 100 मीटर स्क्वायर। बीज दर होती है 6 से 8 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। 10 से 11 दिन के अंदर पौध तैयार हो जाती है इस विधि द्वारा। अगला पॉइंट आता है इसके अंदर, जो इस विधि द्वारा जो पौध इस विधि में पानी, उर्वरक तथा पोषक तत्वों की बचत की जाती है। जो विधि है इसके अंदर क्या होता है, पानी, उर्वरक तथा पोषक तत्वों की बचत की जाती है श्री विधि के अंदर। तो श्री विधि है। अगला पॉइंट आता है अपना उर्वरक की बात कर लेते हैं। उर्वरक कितना दिया जाता है, कितनी मात्रा में दिया जाता है। तो अगला पॉइंट आता है अपना उर्वरक। अगला आता है उर्वरक। तो उर्वरक दिए जाते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन दिया जाता है वो दिया जाता है 80 से 100 किलोग्राम। फास्फोरस दिया जाता है 50 से 60 किलोग्राम। पोटास दिया जाता है वो दिया जाता है 40 किलोग्राम। तो ये दिया जाता है। तो आधा नाइट्रोजन प्लस पूरा फास्फोरस प्लस पूरा पोटेशियम वो दिया जाता है बुआई के समय। तो नाइट्रोजन दिया जाता है 80 से 100 किलोग्राम, फास्फोरस दिया जाता है 50 से 60 किलोग्राम, पोटास दिया जाता है वो दिया जाता है 40 किलोग्राम। अब आधा नाइट्रोजन प्लस पूरा फास्फोरस प्लस पूरा पोटास ये दिया जाता है बुआई के समय। ये तो हो गया उर्वरक। अब डबल स्टार करके एक पॉइंट लिखो। धान के खेत में अमोनियम नहीं दिया जाता है क्योंकि धान के खेत में
खेत में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, अनुपस्थिति होती है। धान के खेत में ऑक्सीजन नहीं, अमोनियम नहीं दिया जाता है क्योंकि धान के खेत में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। तो गाइस आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, आगे अपन नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि एक क्लास लेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगी, 1.5-2 घंटे क्लास हो जाएगी, काफी बड़ी हो जाएगी। तो गाइस अगली क्लास में अपन यहाँ से इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलेंगे अगली क्लास में नई वीडियो के साथ। तो गाइस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और हर वीडियो हमारी इंटरेस्टिंग होती है। मिलेंगे अगली क्लास में।